अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा लास्ट ईयर के। और ये जो है वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर जो है 11 से लेके 20 तक एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जाके लाजमी देखें। ठीक है, तो आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, इफ़ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है फोकल लेंथ एफ नॉट 90 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक हो गया, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज 10 सेंटीमीटर। एफ ई बराबर है 10 सेंटीमीटर के। ठीक हो गया, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी डैश। आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताना है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लफ्ज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? अगर वो यहाँ पे आपको लिख के देता गैलीलियन टेलीस्कोप, फिर आपके पास फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता। ठीक है, आपके पास दो फार्मूलास हैं, L इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, ये आपके पास कब होगा? ये आपका होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है? L इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ ई। ये आपके पास कब होगा? गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आपके पास एफ नॉट भी गिवन है और एफ ई भी गिवन है, आप दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको एफ नॉट और एफ ई देता है और आपसे बोलता है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ, या फिर गैलीलियन टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बताओ हमें। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय एफ ई। ठीक हो गया बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडिएटिव एलिमेंट इज इंक्रीज बाय द इमिशन ऑफ डैश। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का लफ्ज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एटॉमिक मास भी लिख सकता है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर बाय द इमिशन ऑफ डैश। अब आप लोगों ने रेडियोएक्टिव एलिमेंट के रिएक्शन पढ़े होंगे, अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल के, तो हम उन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तभी आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास जो है 238 के बराबर है। ठीक हो गया, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर है 92 के। ठीक है, जब रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद आपके पास थोरियम आता है, और थोरियम का एटॉमिक मास होता है 234 और एटॉमिक नंबर होता है 90, प्लस हीलियम आपके पास आता है और इसका एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे अगर आप देखें कि एटॉमिक मास जो है पहले 238 था, ठीक है, और अब आपके पास क्या हो गया? 234। मतलब ये कि एटॉमिक मास में डिक्रीज हो गया कितने का? 4 का। ठीक है, और अगर आप एटॉमिक नंबर को देखें, यहाँ पे 92 था और 92 से आपके पास क्या होगा? 90, मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया 2 का। ठीक हो गया, तभी आपके पास क्या आया? हीलियम आया, और हीलियम बराबर होता है किसके? अल्फा पार्टिकल के। तो आपको यह समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन के अंदर आपके पास एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास भी डिक्रीज हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अब अगर मैं यहाँ पे लूँ रिएक्शन, थोरियम है आपके पास ना 234 इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है 90। रिएक्शन के बाद आपके पास आता है 234 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आता है 91, प्लस बीटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर में नेगेटिव और ऊपर 0। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि एटॉमिक मास के अंदर तो कोई फर्क नहीं आया, एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो गया
कब हुआ? नेगेटिव बीटा पार्टिकल के अंदर। कब? नेगेटिव बीटा पार्टिकल के अंदर। तो आपका ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि आपसे कहा गया था कि भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय द इमिशन ऑफ डैश। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की, तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के अंदर जो है एटॉमिक मास तो अनचेंज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। गैमा रेस की बात करें तो गैमा रेस के अंदर जो है कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ना तो एटॉमिक मास में, ना तो एटॉमिक नंबर में। तो बच्चों अपने पास जो है इन तमाम एमसीक्यूज को नोट करते रहो, और जो जो बातें आपको सीखने को मिल रही है ना, उसको आपने जो है लाजमी जो है अपने पास नोट करना है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 3 किलोग्राम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाई। अब इस एमसीक्यूज के अंदर जो है ना बच्चों ने मिस्टेक की थी। ठीक है, और वो क्या मिस्टेक थी मैं आपके साथ जो है शेयर भी करूंगा, और आपको जब एमसीक्यू समझ में आ जाएगा ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि बच्चों ने क्या मसला किया होगा इसके अंदर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है, और वो टेबल के सरफेस के ऊपर जो है ना लाई कर रही है। ठीक है, और जो टेबल की हाइट है वो 2 मीटर है। क्या? 2 मीटर है। इट इज मूव अलोंग द टेबल सरफेस बाय 4 मीटर। मतलब ये कि बॉडी जो है मूव कर रही है अलोंग द टेबल सरफेस। ठीक है, 4 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है। देखो बच्चों, फॉर्मूला आपके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आता है तो वो किस वजह से आएगा? हाइट के चेंज होने की वजह से आएगा। अब जो आपके बॉडी ने मूव किया वो उसने अलोंग द टेबल मूव किया है, उसने हाइट के अंदर मूव नहीं किया। ठीक है, तो मतलब हाइट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। जब हाइट में कोई चेंज नहीं आया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आ सकता है? वो भी नहीं आएगा। तो आपके पास चेंज क्या होगा? 0 के बराबर होगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर held in a uniform magnetic field is double, the force acting on the wire will become dash। आपसे कहा जा रहा है कि अगर करंट जो पास हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से उसको डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगी। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें फोर्स और करंट के दरमियान में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये कि अगर करंट को डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। एक और पॉइंट अपने पास नोट कर लो कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। Which one of the following quantities of sound is affected by change in temperature of air? आपसे कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है, ठीक है, तब्दीली आती है, तो उससे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है साउंड की जिसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, आपने वो बताना है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरा पार्ट नंबर 1 देखा है, तो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन आर टी डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया था कि टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, मतलब ये कि टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या होगा? अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, V आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड, एफ क्या? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब स्पीड ऑफ साउंड तो आपकी चेंज हो गई। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना ये कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या कहा मैंने? नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब ये कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही है बच्चों? अच्छा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? सोर्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। अच्छा, अब आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो रही है, इसका मतलब आपका लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है, वो अफेक्ट करेगी।
तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, आपसे कहा जा रहा है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाय TH। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे TL क्या चीज़ है, TL आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास कोल्ड बॉडी है, और कोल्ड बॉडी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कोल्ड बॉडी और ये सिंक भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, TH आपके पास क्या है, TH आपके पास हॉट बॉडी भी है, ठीक है, और इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब अपने MCQs की तरफ वापस आते हैं कि आपको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए TL को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। TL को डिक्रीज करना पड़ेगा और TH को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आपकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होगी। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे याद रखें, हमें कैसे पता होगा कि क्या डिक्रीज होगा क्या इंक्रीज होगा, तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है TL डिक्रीज हो रहा है, TH इंक्रीज हो रहा है। आप मान के चलो कि TL की वैल्यू आपके पास है 2 के बराबर, ठीक है, और TH की वैल्यू आपके पास है 4 के बराबर। इससे आपको क्या समझ में आया कि TL की वैल्यू छोटी है, TH की वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक हो गया। आप इस फॉर्मूले में पुट करो, जब आप पुट करोगे 1 माइनस 2/4, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 4 ऊपर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक हो गया। अच्छा, सॉल्व करोगे 2/4 आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/2, और ये आपके पास आ गया 0.5। क्या आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई। अच्छा, अब एक और केस लेते हैं। अब उस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि TH को 2 लेता हूँ और TL को क्या लूँगा, 4 लूँगा। ठीक है, मतलब ये कि अब मैं चाह रहा हूँ कि TL बड़ा हो गया और TH क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आप पुट करके चेक करोगे, 1 माइनस 4 आपने ऊपर लिख दिया और 2 आपने नीचे लिख दिया। एलसीएम लोगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे आ गया, 2 माइनस का 4, ठीक है, और माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे माइनस का 1 आंसर आ गया। एफिशिएंसी नेगेटिव में आ रही है तो ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑप्शन ए आपके पास है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड सिमल्टेनियसली। बोल रहा है कि हॉट बॉडी का भी और कोल्ड बॉडी का भी दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दो। ऐसा तो नहीं है, आपको सिर्फ एक का बढ़ाना है और एक का कम करना है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ठीक है, मैंने भी यही बात की थी भाई, सिंक का टेम्परेचर आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी, मतलब सोर्स की बात कर रहा है। तो मैंने आपको यही बात तो बताई है यहाँ पे कि इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाना है। मतलब ये कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पे कह रहा है दोनों के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। एमसीक्यूज नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज डैश। भाई बच्चे, जहां पे भी लिखा हुआ आता है ना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आंखें बंद करके 9.8 के ऊपर टिक मारते हैं। भाई गलत हो गया एमसीक्यूज आपका। तभी कहता हूं एमसीक्यूज को पढ़ के सॉल्व करना है। यहां पे उसने क्या चेंज कर दिया, सेंटर ऑफ अर्थ का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। 9.8 नहीं होगा, अब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है बराबर होता है किसके, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अपने पास नोट कर लो इस चीज को। अगर वो यहां पे लिख दे सरफेस ऑफ अर्थ, क्या लिख दे, सरफेस ऑफ अर्थ, तब आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है,
और 2 पॉइंट्स अपने पास और मजीद नोट कर लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास मैक्सिमम कब होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम होता है पोल के ऊपर, ठीक है, और मिनिमम आपके पास होता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को भी अपने पास नोट कर लेना। एमसीक्यूज नंबर 78 की बात करते हैं, जो कि हमारी वीडियो का 8 एमसीक्यूज है। टू रिप्लेस आ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज is a Mitchelson interferometer. The movable mirror is moved through a distance equal to dash. अब यहाँ पे आपने गौर करना है, कह रहा है कि टू रिप्लेस आ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट से रिप्लेस होके ब्राइट में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो है डिस्टेंस होगा लैम्डा के बराबर, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता टू रिप्लेस आ डार्क फ्रिंज बाय द नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, मतलब ये कि डार्क से डार्क में रिप्लेस हो रहा है, तब भी आपके पास आंसर क्या आता, लैम्डा आता। ऑप्शन ए राइट है। अच्छा, अब बच्चों अगर वो आपसे कहता, अगर वो आपसे बोलता कि ब्राइट से डार्क में आ रहा है, ठीक है, ब्राइट से डार्क में आ रहा है, तब आपके पास क्या आंसर आएगा, तब आपके पास आएगा लैम्डा अपॉन 4 आपके पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डैश। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी ऑप्शंस गिवन है, ये सारे जो है ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस हैं। क्या है, लॉसेस हैं। आपसे एमसीक्यूज में क्या बोला जा रहा है कि द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी। भाई जो ट्रांसफॉर्मर की कोर के ऊपर जो लैमिनेशन करते हैं, जिससे हमारी लॉस ऑफ एनर्जी को रिड्यूस किया जा सके, तो वो कौन सा जो है लॉस कहलाता है, वो कहलाता है एडी करंट। क्या कहलाता है, एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम कोर के ऊपर जो है क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, क्या कहा जाए, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वाइंडिंग ऑन द कॉइल, वाइंडिंग ऑन द कॉइल को बढ़ा दिया जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को, क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को डिक्रीज कर दिया जाए, तब भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को अपने पास जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज की बात करेंगे। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल इफ इट इज डैश। अब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इनर्शियल का। तो भाई दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शियल हमारे पास क्या होता है, जो कि जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन जीरो कब होती है। एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, जब बॉडी जो है रेस्ट में हो या फिर मूव कर रही हो, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन्हीं दो केसेस के अंदर जो है आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैंने बताया कि इनर्शियल के अंदर जो है एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है। ऑप्शन डी आपके पास राइट है। क्यों, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और ये आपके पास क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। या फिर आपके पास अगर लिखा होता ना कहीं भी ऑप्शन में नॉन एक्सेलरेटिंग, तो ये भी आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर नॉन इनर्शियल की बात कर रहा होता, तो नॉन इनर्शियल केस के अंदर आपके पास ऑप्शन बी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको फिजिक्स के जो है लास्ट ईयर के पास पेपर सॉल्व करवा दिए, और आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी जो है टेस्ट की तैयारी कर सके।
और मैंने आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, तो आप उसको जो है लाजमी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपके साथ पास पेपर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अब तक के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।